तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग धातु कर्म की कुछ अन्य प्रक्रियाएं जिसमें निस्तापन, भर्जन और प्रगलन है उनको समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निस्तापन से। तो यह एक प्रक्रिया है, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो सांद्रित अयस्क है उसको एक भट्टी, जिसे परावर्तनी भट्टी कहते हैं, में लेकर इसके गलनांक से कम तापमान पर, है ना, गलनांक से कम तापमान तक इसको गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो उसमें उपस्थित नमी है और जो वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक की, ये वाष्प बन करके दूर हो जाती हैं। देखिए, सांद्रण का उद्देश्य भी हमारे अयस्क को शुद्ध रूप में लाना था, और निस्तापन का उद्देश्य जो है वो भी उसे और अधिक शुद्ध रूप में लाना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि निस्तापन में हम अयस्क को गर्म भी कर रहे हैं। ध्यान रहे, निस्तापन में अयस्क को गलनांक से कम तापमान तक गर्म करना है और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है ना। वायु की अनुपस्थिति में परावर्तनी भट्टी के अंदर लेकर इसको गर्म करना है। इससे क्या होगा, इस विधि के द्वारा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क, हाइड्रोक्साइड अयस्क है, तो ये अयस्क अपने धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरा, निस्तापन की प्रक्रिया के समय अयस्क में उपस्थित नमी और वाष्पशील अशुद्धियां ऊष्मा के द्वारा ये भाप बन करके दूर हो जाती है, वाष्प बन करके दूर हो जाती है। ठीक है, उपस्थित नमी और वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है। तीसरा, इस निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियां, कार्बनिक पदार्थों से मतलब कि जब हम जमीन से खोद करके अयस्क को प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ कार्बनिक अशुद्धियां, जैसे पेड़ों के पत्तियां या ह्यूमस, उनकी कुछ मात्रा रह सकती है, या कार्बन की कुछ मात्रा रह सकती है। तो इसे हम जब गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना करके दूर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें निस्तापन में की जाती है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये अपने ऑक्साइड में बदल जाता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट अयस्क में भी कैल्शियम ऑक्साइड अयस्क हमें प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड दूर हो जाती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी जब गर्म किया जाता है तो एल्यूमिना प्राप्त होता है और साथ में H2O जो है, सॉरी, हाइड्रोजन गैस जो है वो एलिमिनेट होती है। तो ये निस्तापन के बारे में था। अब अपन बात करते हैं भर्जन की। तो भर्जन की प्रक्रिया में भी अयस्क को पुनः गर्म किया जाएगा, लेकिन इस बार अयस्क को हम जो है गलनांक से अधिक तापमान तक गर्म करेंगे और वायु की उपस्थिति में। देखिए, भर्जन को इंग्लिश में रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग का मतलब ही होता है भूनना या गर्म करना। तो वायु की अधिकता में सल्फाइड अयस्कों को मुख्यतः यहाँ पे रोस्टिंग की जाती है, गलनांक से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, जिससे ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, निस्तापन और भर्जन में? निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना है, लेकिन भर्जन में हम वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करते हैं। वहीं जो निस्तापन है उसमें वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर होती हैं, जिसमें अयस्क को गलनांक से कम तापमान तक गर्म करना होता है, जबकि भर्जन में हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और गलनांक से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं। इससे क्या होता है कि जो सल्फाइड अयस्क है वो ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विधि में ऊष्मा के कारण नमी और अधात्विक अशुद्धियाँ वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया में अयस्क में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है ना, इसलिए भर्जन की प्रक्रिया के बाद प्राप्त अयस्क सरंध्रमय नहीं होता है। जब अपन निस्तापन करते हैं तो अयस्क सरंध्र हो जाता है, जबकि भर्जन के दौरान अयस्क सरंध्र नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे जिंक सल्फाइड हमारे पास अयस्क है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड में बदल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर हो रही है। इसी तरह से Cu2S अयस्क है, जिससे Cu2O हमें मिल रहा है और SO2 गैस बाहर निकल रही है। इसके अलावा सल्फर अगर अशुद्धि के रूप में है, इम्प्योरिटी के रूप में है, तो वो भी SO2 के रूप में दूर हो जाता है। आर्सेनिक की अशुद्धियाँ हैं तो वो भी आर्सेनियस ऑक्साइड बना करके दूर हो जाती है। तो भर्जन का उद्देश्य अशुद्धियों को दूर करना तो है ही, इसके अलावा सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भी होता है।
तो ये भर्जन के बारे में है। अब जब हम निस्तापन और भर्जन दोनों प्रक्रियाएं करते हैं तो इनमें एक विशेष प्रकार की भट्टी का उपयोग करते हैं जिसको कहते हैं परावर्तनीय भट्टी। इस परावर्तनीय भट्टी में क्या होता है कि अयस्क को हम यहाँ पर ढालू सतह पर रखते हैं और इसके भट्टी के दूसरे किनारे पर ईंधन को जलाया जाता है। ईंधन से निकलने वाली जो गर्म गैसें हैं, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ईंधन से निकलने वाली जो गर्म गैसें हैं वो अयस्क को गर्म करते हुए बाहर निकल जाती हैं, है ना। इस तरह से अयस्क गर्म होता है। तो ये परावर्तनीय भट्टी के अंदर होता है। आप चाहें तो इन दोनों प्रक्रियाओं में परावर्तनीय भट्टी का चित्र बना सकते हैं अथवा इसे छोड़ भी सकते हैं अगर कम नंबरों में ये क्वेश्चन आता है तो। आगे हम बात करते हैं प्रगलन। तो ये एक द्वितीय चरण है धातु कर्म का। धातु कर्म में निस्तापन और भर्जन कर लेने के बाद में अयस्क का प्रगलन किया जाता है। प्रगलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि धातु की प्राप्ति, जो इसमें धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इस ऑक्सीजन को हमको दूर करना होता है। और ऑक्सीजन को दूर करने के लिए एक तीसरे पदार्थ जिसको कि अपचायक कहते हैं का सहारा लिया जाता है। तो इसमें हम भर्जित अयस्क को कोल, कोक या चारकोल, ये तीनों ही जो पदार्थ हैं ये कार्बन के स्रोत हैं। कोल का मतलब होता है जो जमीन से खोद करके प्राप्त किया जाता है कोयला, वो कोल, या फिर इसका शुद्ध रूप कोक, जब कोयले को गर्म करके हम कोक बनाते हैं, या फिर चारकोल। चारकोल कैसे प्राप्त होते हैं? तो जंतु चारकोल और वनस्पति चारकोल होते हैं। तो वनस्पति चारकोल में क्या करते हैं कि लकड़ी के बड़े टुकड़ों को एक बंद भट्टी के अंदर गर्म करते हैं वायु की एब्सेंस में, तो बचा हुआ जो काला मटेरियल होता है उसे चारकोल कहते हैं। तो ये कार्बन के स्रोत हैं। तो यहाँ पर शुद्ध कार्बन के जो शुद्ध रूप है उनको हम यहाँ पर स्मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उच्च ताप पर गर्म करते हैं जिससे वह धातु में अपचयित हो जाता है। अपचयन होना मतलब ऑक्सीजन दूर होना। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसेस बाहर हो जाती है। जैसे कि आप ये अयस्क देख रहे हैं टीन का, स्टेनस ऑक्साइड, जो कार्बन के साथ क्रिया करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, टीन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो रही है। इसी तरह से आयरन ऑक्साइड भी जो हम अपचय के रूप में कार्बन ले रहे हैं, इसके साथ क्रिया करके आयरन में अपचयित हो जाएगा, लोहे में अपचयित हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में बाहर हो जाएगी। तो ये प्रगलन का मुख्य उद्देश्य है जिसमें हमें धातु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धातु जो प्राप्त होती है प्रगलन में वो कच्ची धातु कहलाती है और इसमें अभी कुछ मात्रा में अशुद्धियां शेष रहती हैं। प्रगलन करवाने के लिए एक विशेष प्रकार की भट्टी का उपयोग किया जाता है। इसे वात्या भट्टी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, इस भट्टी का नाम है वात्या भट्टी। इस वात्या भट्टी में आप देखिए, वात्या भट्टी जो होती है लोहे की बनी हुई एक बड़ी संरचना होती है जो लगभग 30 मीटर ऊंची होती है और इसमें कप और शंकु व्यवस्था बनी हुई होती है। यहाँ पर इस कप और शंकु व्यवस्था के अंदर अयस्क को डाला जाता है और अयस्क के साथ में अपचायक का उपयोग करते हैं। ये भट्टी के अंदर जैसे जैसे अयस्क नीचे की तरफ जाता है तो तापमान बढ़ता चले जाता है और यहाँ पर सारी रासायनिक क्रियाएं होने के बाद में जो धातु है वो धातु हमें ये यहाँ से प्राप्त हो जाती है और जो स्लेग बनता है वो उसके धातु के कुछ ऊपर इकट्ठा हो जाता है जिसको यहाँ से दूसरे आउटलेट के थ्रू बाहर कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रगलन के लिए उपयोग करने वाली भट्टी है जिसे वात्या भट्टी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वात्या भट्टी में हम एक और पदार्थ का उपयोग करते हैं जिन्हें द्रावक कहते हैं। ये पदार्थ क्या होता है? ये मुख्य रूप से अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जो शेष रह जाती है भर्जन के बाद भी, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए और साथ में अयस्क को आसानी से पिघलाने के लिए उपयोग करते हैं। तो यह वे पदार्थ हैं जो न पिघलने वाली अशुद्धियों को अयस्क से दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रगलन के दौरान द्रावक के उपयोग से अशुद्धियां धातुमल के रूप में अलग हो जाती है। देखिए, ये जो द्रावक होता है वो अशुद्धियों से क्रिया करके एक हल्का मटेरियल बना लेता है, कम भार वाला मटेरियल बना लेता है जिसे धातुमल कहते हैं। तो ये पिघली हुई धातु के ऊपर तैरता रहता है जिसे अलग से पृथक कर लेते हैं। तो जो पिघली हुई धातु से हल्की होने के कारण उसकी सतह पर तैरती रहती है, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है। द्रावक के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ में चूना, चूना पत्थर, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अच्छा, ये जो पदार्थ हैं चूना, चूना पत्थर, ये हम अम्लीय अशुद्धियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अम्लीय अशुद्धियों के रूप में सिलिका की मुख्य अशुद्धि होती है। अगर रेत या सिलिका के रूप में अशुद्धि है अयस्क के अंदर तो उनको हम चूना पत्थर,
या फिर आयरन ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग करके दूर करते हैं। क्या होता है कि अम्लीय अशुद्धियाँ इन भास्मिक गालकों से क्रिया करके या इन द्रावकों से क्रिया करके धातुमल बनाती है, जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है। अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए भास्मिक ऑक्साइड जैसे चूना और आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर भास्मिक ऑक्साइड अशुद्धियों के रूप में है, जैसे कॉपर अयस्क के साथ में हम देखते हैं कि आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियाँ प्रायः पाई जाती है, तो इनको दूर करने के लिए हमें अम्लीय गालक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये अम्लीय गालक के रूप में हम सिलिका का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार आयरन और कैल्शियम ऑक्साइड को दूर करना होता है तब सिलिका को द्रावक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हमारे अयस्क में अशुद्धियाँ अम्लीय हैं तो भास्मिक गालक का उपयोग करेंगे और जब भास्मिक अशुद्धियाँ हैं तो अम्लीय गालकों का उपयोग किया जाता है। अम्लीय गालक के रूप में सिलिका और भास्मिक गालक के रूप में चूना या आयरन ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछते हैं, तो इनकी आप एक बार अच्छे से तैयारी करके जाएं परीक्षा में। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।